Hello students, welcome back to Forensic Wala and today's topic is Introduction to Forensic Science and इसमें हम लोग सब चीजें पढ़ेंगे स्कोप क्या है नेचर क्या है लॉज क्या है प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं एथिक्स क्या क्या है लाइक बेसिकली जो इंटायर फोरेंसिक साइंस का लेक्चर होता है फोरेंसिक मतलब बेसिकली जो इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस के जो भी डेफिनेशन स्कोप जितने भी टॉपिक्स होते हैं सब टॉपिक्स होते हैं वो आज यहाँ पे हम एक कंसाइज फॉर्म में पढ़ेंगे जिसमें आपके हिस्ट्री डेडलाइंस एंड इसमें आ जाएगा आपका एथिक्स रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपर्ट विटनेस ये सारे टॉपिक्स जो है एक कंसाइज मैनर में विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या होते हैं ये एंड ये सारे जो टाइम लाइन्स होंगे वो हेल्प करेंगे आपको टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम ओके तो ज्यादा देर नहीं करते हैं एंड ये सारे सब टॉपिक्स जो हैं वो आपको क्लैरिटी कब मिलेगी जब आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करेंगे उसमें ईच एंड एवरी टॉपिक इज told in detail I mean studied in detailed manner explained in detailed manner तो आप लाइव लेक्चर्स भी देखते रहिएगा एंड फॉर द टाइम भी लेट्स मूव फॉरवर्ड अब है दिस कैन बी इन रिलेशन टू अ क्राइम और अ सिविल एक्शन The word forensic comes from the Latin word forensis. ये हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन आ जाता है कि forensis कहाँ किस ओरिजिन मतलब forensis का ओरिजिन क्या है या फिर कौन सा वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है तो जो लैटिन वर्ड होता है फोरेंसिस उसमें से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है ऑफ और बिफोर द फोरम फोरम मतलब कि एक जूरी के सामने एक केस को प्रेजेंट करना दैट इज व्हाट द मीनिंग वाज एक ऑडियंस के सामने या एक जूरी एक फोरम एक कोर्ट उसके सामने तो फोरम यहाँ पे मतलब क्या है द पब्लिक प्लेस वेयर द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड ट्रायल्स वेर हेल्ड इन रोमन टाइम्स तो रोमन टाइम्स में क्या होता था एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सारी प्रोसीडिंग्स चलती थी कि इसने क्या किया है उसने क्या किया है क्या हो रहा है वो सारे अब एक और चीज यहाँ पे है अगर आप देखोगे दिस कैन बी इन रिलेशन विद द क्राइम और सिविल एक्शन तो आपने सुना होगा क्राइम डिस्प्यूट भी होते हैं सिविल डिस्प्यूट भी होते हैं सिविल डिस्प्यूट का मतलब कि आप बिल्स वगैरह चेक कर रहे हो या प्रॉपर्टीज वगैरह चेक कर रहे हो ठीक है अगर उसमें बंटवारा होने वाला है इफ देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू couple or sorry a dispute between a couple or a dispute between two siblings okay then वो एक सिविल डिस्प्यूट में भी वो एक सिविल डिस्प्यूट में कंसीडर होता है एक लीगल एक्शन लिया जाएगा बट इमेजिन दो सिबलिंग्स किल्ड ईच अदर और अटेम्प्टेड टू मर्डर ईच अदर इन ऑर्डर टू गेट दैट प्रॉपर्टी और इन ऑर्डर टू गेट दैट गेन देन क्या होगा वो क्रिमिनल डिस्प्यूट में कंसीडर हो सकता है एंड कंसीडर होगा मोस्ट प्रोबेबली एंड फिर वो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तरह ही उसको देखा जाएगा द वर्ड फोरेंसिक मैंने बता दिया देन एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे पहला है आर्किमिडीज 287 to 212 BC it is considered one of the earliest forensic scientists ठीक है आर्किमिडीज is considered one of the earliest forensic scientists however ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने अभी तक काफी PYQs में नहीं देखा है बट मॉक टेस्ट में द क्वेश्चन are there Archimedes ka because he is one of the earliest forensic scientists. He used the principle of density buoyancy to determine if the crown was made of pure gold without damaging it. ठीक है इनके भी अपने अपने अचीवमेंट्स है ही यूज डेंसिटी buoyancy ताकि ये पता लगा सके प्योरिटी ऑफ गोल्ड क्या थी उस टाइम की बातें है ना पुराने जमाने वाली देन जो PYQs में आता है वो है मैथ्यू और फिला known as the father of modern toxicology. Okay, father of modern toxicology. He published the first scientific treatise on the detection of poisons and their effect on animals. इन्होंने जो अपनी पब्लिकेशन की थी वो ये था कि कैसे पॉइजन को डिटेक्ट करते हैं और एनिमल्स पे उनका इफेक्ट क्या क्या होता है फिर थर्ड है अल्फोंसो बर्टिलियन 1879 डेट एंड टाइमलाइंस अच्छे से याद रखो मैथ्यू और फिला 1814 अल्फोंसो बर्टिलियन 1879 so these are also important अल्फोंसो पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं तो इन्होंने क्या किया था बर्टिलियनेज बनाया इन्होंने बर्टिलियनेज डेवलप किया था जिसको कहते हैं हम एंथ्रोपोमेट्री इसमें क्या होता है कि आप कुछ सीरीज होते हैं बॉडी मेजरमेंट्स के आप वो लेते हो ताकि आइडेंटिफाई कर सको इंडिविजुअल को फॉर एग्जांपल कि आपने एक सस्पेक्ट है आपका
आपने सस्पेक्ट को देखा कि इसकी हाइट 6 फीट है, इसके लिम्स का ये साइज है या उसके फुट का ये साइज है, देन या ही हैव इतना वेट, ही हैव इतना लेंथ वगैरह, एंड देन आपने बाकी सारे बॉडी मेजरमेंट्स के साथ डेटाबेस के साथ चेक किया, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है. He is the father of criminal identification. Sorry. So Alphonse Bertillon क्या है? Father of criminal identification. Remember क्वेश्चन में सिर्फ Bertillon भी आ सकता है, so do not forget कि वही है Alphonse Bertillon. अभी आप सीक्वेंस में देखेंगे कि आपके पास टाइमलाइन एकदम सीक्वेंस में लिखी गई है. अभी हम बात करेंगे फ्रांसिस गैल्टन की, जिन्होंने अंडरटुक किया था फर्स्ट डेफिनेटिव स्टडी. फिंगरप्रिंट्स के ऊपर इन्होंने काम किया था एंड इन्होंने एक मेथडोलॉजी भी डेवलप की थी टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं. फिर आते हैं हैंस क्रोस. फ्रांसिस गैल्टन 1892 एंड उसके बाद आते हैं हैंस क्रोस 1893 में, जिन्होंने काम किया था. इन्होंने एक बुक लिखी थी हैंडबुक Untersuchungsschrift, which is based on book of criminal identification या investigation या handbook for investigating magistrates. The first treatise describing the application of scientific disciplines to the field of criminal investigation. He is the father of criminalistics. ठीक है. जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जो फादर थे क्रिमिनलिस्टिक्स के थे वो किनको बोला जाता है, तो दैट इज हैंस क्रोस. 1893 में इनका काम हुआ है. देन कार्ल लिंस्टन. अब कार्ल लिंस्टन या लैंडस्टाइनर, कार्ल लैंडस्टाइनर, इनका 1901 में काम हुआ. 1893 के बाद 1901 में कुछ डिस्कवर हुआ है. उन्होंने ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर किए थे. अब आगे यहाँ पे बात सेरोलॉजी की. ठीक है, ब्लड ग्रुप मतलब बायोलॉजी फील्ड में आ गया. तो एबीओ ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर किया था एंड बाद में उसको यूज भी किया था ताकि हम ड्राइड ब्लड स्टेन्स को चेक कर सके. ठीक है. और ये ड्राइड ब्लड स्टेन्स को चेक किसने किया था? लियोन लैटिस ने. ये भी याद रखिएगा. कार्ल लाइंस्टनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था एंड लियोन लैटिस ने 1915 में जो है इसको अडेप्ट किया था. देन देयर इज केल्विन गोडार्ड 1920 में. केल्विन गोडार्ड ने क्या किया था? दे रिफाइन द टेक्निक ऑफ बुलेट कंपैरिजन. इन्होंने बैलिस्टिक्स में काम किया है. तो केल्विन गोडार्ड ने बुलेट कंपैरिजन पे वर्क किया है एंड इन्होंने यूज कैसे बुलेट कंपैरिजन पे कैसे काम किया? कंपैरिजन माइक्रोस्कोप यूज करके, जिसके वजह से जो फादर ऑफ बैलिस्टिक्स टाइटल है वो केल्विन गोडार्ड को गया. 1920 पे इन्होंने काम किया था. तो फादर ऑफ बैलिस्टिक्स केल्विन गोडार्ड. देन अभी हम आते हैं एलेक्स जेफरी पे, जिन्होंने 1984 पे काम किया. अब आप देख लो कितना बड़ा गैप है ना. 1984 पे काम किया डीएनए प्रोफाइलिंग फिंगरप्रिंट टेस्ट पे. ऑलराइट. एक और बार हम देख लेते हैं. तो फ्रांसिस गैल्टन ने फिंगरप्रिंट्स पे काम किया. हांस ग्रोस ने क्रिमिनलिस्टिक्स पे काम किया, जिसपे इन्होंने साइंटिफिक नॉलेज लगा के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की. एंड इन्होंने ही बुक लिखी थी हैंडबुक फॉर Untersuchungsrichter. दैट इज अ जर्मन फ्रेज. जर्मन में जर्मन डिस्क्राइब्ड वर्ड है, ये डिराइव्ड वर्ड है. सॉरी. तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है प्रोनाउंसिएशन, पर आप ये याद रखो कि ऐसी एक बुक जो है हांस ग्रोस ने लिखी थी. देन कार्ल लैंस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया एंड लियोन लैटिस ने उसको अडेप्ट किया ताकि ड्राइड ब्लड स्टेन में काम कर सके. लियोन लैटिस का जो क्वेश्चन है वो आया था यूजीसी नेट 2024 में, तो वो इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो. एंड अब है कैल्विन गोडार्ड. अब जो कैल्विन गोडार्ड है, कैल्विन गोडार्ड जी ने जो बुलेट कंपैरिजन किया था विद हेल्प ऑफ कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, और इन्होंने अपना फादर ऑफ बैलिस्टिक्स टाइटल ले लिया. एलेक्स जेफरी ने डीएनए प्रोफाइलिंग फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट पे काम किया था. अब एक बार हम फिर से देखते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस इन इंडिया. as India has one of the oldest institutionalized histories of forensic science in the world. अभी आप देखोगे 250 बीसी में आर्किमिडीज जो थे उन्होंने डेंसिटी वगैरह पे काम किया था. 1248 सीई में संगचू चाइना में ये काम हुआ था, जिन्होंने लिखा था द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स. दैट इज फर्स्ट फोरेंसिक मेडिसिन टेक्स्ट डिस्क्राइब डिस्टिंग्विशिंग ड्राउनिंग फ्रॉम स्ट्रैंगुलेशन. तो 1248 सीई में एक बुक लिखी गई थी जिसमें बताया गया था कि ड्राउनिंग और स्ट्रैंगुलेशन डिफरेंट कैसे है. फिर
1775 में क्या हुआ था? कार्ल कार्ल विलियम शील डेवलप द टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो आर्सेनिक पे काम हुआ था इस पे। 1813 में मैथ्यू ऑर्फिला ने एस्टैब्लिश किया कि फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एक फील्ड होनी चाहिए। देयरफॉर ही बिकेम द फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी। फिर 1823 में जॉन इवेंजलिस्ट परकिंजी, कभी कभार से जॉन परकिंजी भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेम में। जॉन इवेंजलिस्ट परकिंजी डिस्क्राइब फिंगरप्रिंट पैटर्न। तो 1823 में परकिंजी ने बताया कि फिंगरप्रिंट के कुछ पैटर्न्स होते हैं अर्ली क्लासिफिकेशन के लिए। एंड 1835 में हेनरी गोडार्ड, यूके से हेनरी गोडार्ड ने बुलेट कंपैरिजन किया था टू आइडेंटिफाई अ मर्डर। ये क्या है, इन्होंने अडेप्ट किए है ना, बुलेट कंपैरिजन तो किया है ऑलरेडी एक ने, है ना। तो अभी इन्होंने ये सब क्या किया, इन्होंने अडेप्ट करके उसको यूटिलाइज किया, एप्लीकेशन में यूटिलाइज किया। 1858 में विलियम हर्शल जो है ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स को यूज किया था ताकि वो एक आइडेंटिफिकेशन कर सके, वही अडाप्शन। 1880 में हेनरी फॉल्स ने पब्लिश किया था पेपर ऑन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन इन नेचर जर्नल। 1892 में फ्रांसिस गैल्टन ने फिंगरप्रिंट जैसी बुक जो है वो पब्लिश की थी। एंड जो वान ब्यूहेटिक जो है अर्जेंटीना के, उन्होंने फर्स्ट क्रिमिनल कन्विक्शन किया था ये अडेप्ट करके। 1893 में हैंस क्रॉस ने पब्लिश की थी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। 1910 में एडमंड लोकार्ड ने फर्स्ट एस्टैब्लिश किया था एक फोरेंसिक क्राइम लैब, लियोन में, फ्रांस में है ये। हेनरी लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल भी दिया। 1915 में लियोन लैटिस ने ब्लड ग्रुपिंग का यूज किया था। 1984 में सर एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है डिस्कवर की थी। अब एक और चीज है जो टाइमलाइंस दी है, एरोज मत देखिए, टाइमलाइंस देखिए। 1849, 1897, ये एक बार आप रीड कर लीजिएगा। जब आप ये पीपीटी डाउनलोड करोगे या फिर स्क्रीनशॉट लोगे तो आप इसको आराम से ब्रश ऑफ कर सकते हो जब भी आप एग्जाम देने जाओ। तो आप सिर्फ डेट्स देख लो। 1849 में केमिकल एग्जामिनर्स लैब कैलकाटा में आया था। देन आपका स्टेट एफएसएल भी कैलकाटा में आया था 1952 में। फर्स्ट सेंट्रल एफएसएल कैलकाटा भी 1957 में आ गया था। देन आपका आ जाता है गवर्नमेंट एग्जामिनर्स ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ये जीईक्यूडी लैब जो है वो शिमला में आया था 1984 में। देन 1997 में दो चीज आई थी, एक है फिंगरप्रिंट ब्यूरो कैलकाटा एंड एक एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो अवेलेबल हुआ था एट दिस ईयर। अभी जो केमिकल एग्जामिनर्स लेबोरेटरी 1849, ये पहले तो कैलकाटा में एस्टेब्लिश हुआ था एंड इसमें ह्यूमन पॉइजनिंग केसेस को एनालाइज किया गया था। फिर मद्रास में 1953 में किया एंड बॉम्बे में 1956 में। तो हमारा जो केमिकल एग्जामिनर्स लेबोरेटरी है वो पहले 1849 में कैलकाटा हुआ, फिर 1853 में मद्रास में हुआ एंड देन 1856 में बॉम्बे में एस्टेब्लिश हुआ। एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो जो है वो 1892 में एस्टेब्लिश हुआ है। ओके, 1892 में एस्टेब्लिश हुआ है, नॉट कम्प्लीटली 1897, वो माय मिस्टेक, 1892 में हुआ है। एंड ये पहले कैलकाटा में ही एस्टेब्लिश हुआ था ताकि एंथ्रोपोमेट्रिक जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब रखे जाएं, ठीक है, बर्टलियन सिस्टम पे बेस था और वो रखा गया था। फिंगरप्रिंट ब्यूरो 1897 में हुआ था एंड ये पहला ही वर्ल्ड का पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो था एंड इसलिए एंड ये ऑफिशियली कैलकाटा में एस्टैब्लिश हुआ था। फिर सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी अलॉन्ग विथ इंडियन सब इंस्पेक्टर्स, ठीक है। अब जो एडवर्ड हेनरी हैं इन्होंने अपने सब इंस्पेक्टर्स के साथ मिलके, दैट इज खान बहादुर अजीजुल हक एंड राय बहादुर हेमचंद्र बोस, इन पे क्वेश्चन भर भर के आएंगे। एवरी टाइम देयर विल बी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। एडवर्ड हेनरी के साथ दो सब इंडियन सब इंस्पेक्टर खान बहादुर अजीजुल हक एंड राय बहादुर हेमचंद्र बोस, इन्होंने मिलके हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया था। फिर इन्होंने पूरे वर्ल्ड से एंथ्रोपोमेट्री को रिप्लेस करके अपनी जगह ले ली। देन जो जीईक्यूडी लैब है वो 1904 में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, 1904 में एस्टैब्लिश हुआ था शिमला में एंड बाद में इसको सीएफएसएल में यूज कर लिया। तो अब ये वाली स्लाइड ज्यादा अच्छे से पढ़ना रादर देन द पिछली वाली। अब ये वाली स्लाइड एक बार ध्यान से देख लेना।
सेरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला जो सेरोलॉजी वाला लैब वगैरह कह सकते हो वो इस्टेब्लिश हुआ था 1910 में। इसमें भी ये भी कैलकाटा में ही इस्टेब्लिश हुआ था। एंड इसमें हमने एनालाइज किए थे ब्लड एंड बायोलॉजिकल स्टेन। अभी आता है फर्स्ट स्टेट एफएसएल, ठीक है। पहला स्टेट एफएसएल 1952 में स्टैब्लिश हुआ, जिसमें फर्स्ट स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो भी कैलकाटा में ही आई। एंड देन सेंट्रल एफएसएल सीएफएसएल भी जो था वो भी कैलकाटा में ही सेटअप किया था अंडर द एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर से एक बार टाइमलाइन देखते हैं। 1849 में अगर हम देखें, फर्स्ट केमिकल एग्जामिनर्स लेबोरेटरी कैलकाटा में, ठीक है। 1858 में विलियम हर्शल ने फिंगरप्रिंट्स को यूज किया था टू ऑन कॉन्ट्रैक्ट में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जुंगीपुर बंगाल में। देन 1877 में केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी आगरा में सेटअप हुआ है। 1878 में केमिकल एग्जामिनर्स लेबोरेटरी मद्रास में सेटअप हुआ है। आप एक बार ये अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बिकॉज आप लोगों को पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस दी है, तो क्या उनमें कुछ ऐसा चेंजेस है या फिर कौन सा वाला सही है, वो आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा। जैसे कि कई बार दिया होता है 1903, कई बार दिया होता है 1897, मे बी उनके बीच में, उस टाइमलाइन के बीच में वो बाकी डेवलप हो रहा था। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ठीक है। 1897 में देखो तो एडवर्ड हेनरी ने अलोंग विथ अजीजुल हक एंड हेमचंद्र बोस, इन्होंने हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर फिंगरप्रिंट्स डेवलप किया था। देन 1904 में बॉम्बे में केमिकल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई थी। 1905 में फिंगरप्रिंट ब्यूरो एस्टेब्लिश हुआ था। 1915 में फिंगरप्रिंट एविडेंस को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया था इंडियन कोर्ट्स में। 1952 में सीएफएसएल एस्टेब्लिश हुआ था इन कैलकाटा। ओके, अब है 1968। डीएफएसएस ने एस्टैब्लिश किया, डीएफएसएस एस्टैब्लिश हुआ था, मतलब डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंस एस्टैब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, जो कोऑर्डिनेट करेगा सारे फॉरेंसिक साइंस लैब्स। देन 1971 में सीएफएसएल हैदराबाद वाज एस्टैब्लिश्ड, जिसमें एक्सप्लोसिव्स नारकोटिक स्पेशलाइजेशन भी ऐड की गई थी। 1989 में सीएफएसएल चंडीगढ़ एस्टैब्लिश किया गया था। 1999 में डीएफएस अपग्रेड हुआ, मतलब सीएफएसएल न्यू दिल्ली जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन किया, थोड़ा मोर एस्टैब्लिश्ड हुआ। 2002 में डीएनए प्रोफाइलिंग को फॉरेंसिक एविडेंस की तरह कंप्लीटली एक्सेप्ट किया गया इन इंडियन कोर्ट्स एंड डीएनए डेटाबेस भी बना। 2009 में नाफिस, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ था। ये आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नाफिस पे क्वेश्चन आता है, कोडिस पे भी क्वेश्चन आता है। नाउ नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एंड 2020 में ये क्वेश्चन आया था इस बार के एनएफएसयू के ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था। सो ये सिर्फ जीएफएसयू की बात नहीं है, इट्स अबाउट एनएफएसयू, ठीक है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है कि ये कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये गांधीनगर में एस्टैब्लिश हुआ था 2020 में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने भी एक बार गलत कर दिया था 2010 या 2000 कुछ लिख के, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ था, बट देन इट्स नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन गांधीनगर। 2009 में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस था, ठीक है, 2009 में ओरिजिनली। अब वो नेशनल यूनिवर्सिटी बन गया है, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी 2020 में। 2022 में डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था और एनएफएसयू कैंपसेस भी एक्सपैंड होने लगे थे। अब है की पर्सनालिटीज इन इंडियन फॉरेंसिक साइंस। पहला आपको मैंने बता दिया, एडवर्ड हेनरी, ठीक है, इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स किया था विद अजीजुल हक एंड हेमचंद्र बोस। नाउ उनका ही नाम नेक्स्ट है, अजीजुल हक एक आईपीएस ऑफिसर थे, इन्होंने हेल्प की थी हेनरी सर को टू डेवलप द क्लासिफिकेशन सिस्टम। हेमचंद्र बोस भी एक सब इंस्पेक्टर आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने अगेन हेल्प की थी। देन देयर इज विलियम हर्शल, first to use fingerprints for contractual identity in India 1858 में। एंड पी चंद्रशेखरन, जो फादर है इंडियन फोरेंसिक साइंस के, पायनियर इन हेयर एनालिसिस एंड फोरेंसिक बैलिस्टिक। एंड देन देयर इज बी आर शर्मा, जो नोटेबल इंडियन फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, ऑथर टेक्स्ट बुक्स ऑन फायर आर्म्स एंड फोरेंसिक मेडिसिन।
नाउ स्कोप ऑफ फोरेंसिक साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें पहला तो है क्रिमिनलिस्टिक्स, ठीक है। हम फिजिकल एविडेंस वगैरह एनालाइज कर सकते हैं, ग्लास, पेन, सॉइल, फायर आर्म्स, फिंगरप्रिंट्स। देन फोरेंसिक बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, जिसमें ब्लड, सीमेन, सलाइवा, डीएनए प्रोफाइलिंग, इवन बोटानिकल एग्जिबिट्स चेक होते हैं। फिर केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी है, इसमें ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पॉइजन, ये सब चेक होते हैं, एग्जामाइन होते हैं। देन फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग, सिग्नेचर्स, टाइपराइटिंग, इंक, पेपर एंड काउंटरफिट करेंसी। देन देयर इज डिजिटल एंड साइबर फोरेंसिक, जिसमें एक्सट्रैक्शन होता है डेटा का फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, क्लाउड नेटवर्क एंड एनालाइजिंग साइबर क्राइम। तो ये सारे स्कोप हैं। अब आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स में हम आ जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स का मतलब है कि कौन से प्रिंसिपल्स यूज होते हैं टू सॉल्व द क्राइम सीन, ठीक है, टू सॉल्व द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। पहला प्रिंसिपल है लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल जो है, इट वाज गिवन बाय डॉक्टर एडमंड लोकार्ड 1877 से 1966 के बीच में। एंड इट सेज दैट एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। इसका मतलब है जब दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन कॉन्टैक्ट में आते हैं बाय एनी मीन्स, कुछ ना कुछ ट्रेस जरूर रहेगा, एंड देयरफॉर जो भी पार्टिकल्स होगा या ट्रांसफर होगा वो हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो एक ट्रेस एविडेंस रहेगा। अब वो हमारा काम है हाउ वी एनालाइज दोस ट्रेस एविडेंस। अब जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो फाइबर ट्रांसफर, क्रिमिनल लीव्स फाइबर्स फ्रॉम क्लॉथिंग एट अ क्राइम सीन या पिक्स अप फाइबर फ्रॉम victim. Hair transfer, hair found at scene or can be matched to the suspect. Fingerprints, skin oils deposited on the surfaces that can reveal identity. फिर soil है, soil from crime scene found on suspect's shoes. Glass, glass fragments from broken window found on suspect's clothing. DNA, skin cells skin cells touch DNA, blood, saliva, sweat वगैरह. It is all transferred by contact. Second है law of individuality. लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी मीन्स यूनिवर्स में कोई भी दो चीज सेम नहीं, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है। नो टू थिंग्स इन द यूनिवर्स आर एग्जैक्टली सेम। एवरी पर्सन, ऑब्जेक्ट, फिंगरप्रिंट, बुलेट, टूल मार्क और डॉक्यूमेंट हैज its own unique characteristics that can be used to distinguish it from all others. So basis of individual identification in forensic science, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू स्टडी। देन है फिंगरप्रिंट्स, नो टू इंडिविजुअल शेयर द सेम प्रिंट, ठीक है। डीएनए में भी प्रोबेबिलिटी होती है टू अनरिलेटेड पर्संस की सेम डीएनए प्रोफाइल होने की, दैट इज लाइक नॉट पॉसिबल। देन है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज भी इसी के अंदर आता है ना। एज डिटेल्ड अबव, एवरी फिजिकल कॉन्टैक्ट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर, टू वे ट्रांसफर, एंड वो भी तो इंडिविजुअली होगा, इंडिविजुअलिटी तो उसकी भी होगी। देन देयर इज लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज. So everything in the physical world changes with time. No physical object or scene remains static. A dead body decomposes progressively, allows estimation of post-mortem interval. जैसे कि मतलब इसका यही मतलब है कि कोई भी एविडेंस आपको मिला है या कोई भी चीज आपके पास है वो थ्रू आउट सेम नहीं रहता. With time, with environmental adaptations and everything, it gets changed. तो अगर आपके पास एक डेड बॉडी है तो वो डिकम्पोज होगी विद टाइम. तो हमें ये पता चलेगा, इससे क्या पता चलेगा कि पोस्टमार्टम के इंटरवल्स क्या हैं, या पोस्टमार्टम किस स्टेजेस में हो रहा है, या डेथ किस स्टेज में हुई है. इस तरह से ब्लड जो है वो ड्राई होता है, चेंज कलर करता है, और उसकी डीएनए क्वालिटी भी चल जाती है. तो हमें उससे भी पता चल सकता है कि कितनी पहले डेथ हुई है, क्योंकि हमारे डीएनए ढंग से नहीं आ पा रहा. डॉक्यूमेंट इंक्स फेड, पेपर येलो हो जाते हैं, ब्रिटल बन जाते हैं. फिंगरप्रिंट्स भी डिग्रेड हो जाती है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वगैरह से. सो इम्प्लीकेशन ये है कि एविडेंस जो है कलेक्टेड, प्रिजर्व्ड एंड एनालाइज बहुत क्विकली एंड इन वेरी प्रिजर्वेटिव मैनर, अदरवाइज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती. प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन पे आ जाते हैं. अ क्वेश्चन जो भी अननोन सैंपल है, जो हमें नहीं पता, मस्ट बी कंपेयर्ड विथ ओनली अ नोन स्टैंडर्ड, जैसे कंट्रोल सैंपल. जैसे कि आपके पास एक हैंडराइटिंग मिली है आपको सुसाइड नोट में, एंड आपने उसी के घर से एक ऐसा डॉक्यूमेंट निकाला जहाँ पे उसकी हैंडराइटिंग है सेम, सिमिलर पैराग्राफ्स टाइप, या फिर आपने ऐसा कुछ, ठीक है, एंड आपने पता लगाया कि ओके ये सुसाइड नोट ही है.
ठीक है, आप कंपेयर करोगे ना तो ही पता चलेगा। पर अगर आपको लगता है कि ये सुसाइड नोट किसी सस्पेक्ट ने लिखा है, देन आप उस सस्पेक्ट से कंट्रोल उसी मतलब स्पीड, डिफरेंट मूवमेंट, ये सब ट्राई करा के आप उससे लिखवाते हो, उतना ही लॉन्गर पैराग्राफ उससे लिखवाते हो टू सी कि वो हर कंडीशन में सेम हैंडराइटिंग फॉलो कर रहा है या नहीं। A questioned bullet compared with test-fired bullet from the same suspected weapon. Unknown handwriting compared with authenticated specimen writing from the same person. Unknown drug sample compared with certified reference standards. The rule is like must be compared with like. इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक जगह से ब्लड मिला है एंड देन आप उस ब्लड को सीरम से कंपेयर कर रहे हो, दैट्स नॉट वर्क। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। इसका मतलब है द क्वालिटी, इंटेग्रिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ फोरेंसिक एनालिसिस डिपेंड्स इंटायरली ऑन द क्वालिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ एविडेंस कलेक्टेड एट द सीन। ठीक है, इसका मतलब है आप जिस तरह से कलेक्शन कर रहे हो, जिस तरह से आप उसका एनालिसिस कर रहे हो, वो पूरी तरह से डिपेंडेबल है। ठीक है, अगर आपके स्किल्स अच्छे नहीं, अगर आप उसको हैंडल नहीं कर रहे एविडेंस को अच्छे से, तो आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और जिसकी वजह से उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो इंटीग्रिटी है उस एविडेंस की, वो डिकम्पोज हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। गार्बेज इन गार्बेज आउट। A contaminated or poorly collected sample yields unreliable results regardless of how sophisticated the laboratory is। ठीक है, अगर हमने सैंपल को ऐसे ही एक ढक्कन में डाल के ले आए, ठीक है, भले ही लेबोरेटरी एकदम ए ग्रेड लेबोरेटरी है, लेकिन आपने सैंपल कलेक्ट ही अच्छे से नहीं किया तो टैंपर तो हो गया ना, तो अब लेबोरेटरी क्या करेगी उसमें। प्रॉपर पैकेजिंग। अगर प्रॉपर पैकेजिंग नहीं हुई है, वही चीज मैंने आपको बताई, तो क्या फायदा है। अगर स्टोरेज ढंग से नहीं है, वो उसको आपने ऐसे टेम्परेचर में रख दिया जो डिग्रेड हो रहा है, तो अब हम कैसे सही करेंगे, है ना। और टाइमली सबमिट ही नहीं किया लैब में, ठीक है अभी सो रहे हैं बाद में करेंगे वगैरह, तो इट वोंट वर्क आउट। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिक्स है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस the likelihood that a particular piece of evidence is associated with a crime or a suspect. DNA statistics, the DNA statistics, इसमें मतलब बेसिकली होता है कि जो भी हमें एविडेंस मिलता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो क्राइम या फिर सस्पेक्ट से लिंक्ड है। ठीक है, जैसे डीएनए स्टैटिस्टिक्स हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गया, बैलिस्टिक्स हो गया, ये सब एकदम 100% सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी है कि भाई नहीं ये इसी सस्पेक्ट से मैच करेगा। सेवेंथ है प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट। Physical evidence is impartial and cannot lie. Facts established by scientific analysis of physical evidence are more reliable than eyewitness accounts। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर फिजिकल एविडेंस जो है वो सपोर्ट करता है जो भी आपकी हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, तो वो बता सकता है कि एक आई विटनेस जो आपको बता रहा है वो सही है या नहीं है, या मोल्डेड है या किस तरह से। हेल्प हेल्प्स रिकंस्ट्रक्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एट क्राइम। अब है accurate observation and documentation. Every step of crime scene investigation must be thoroughly documented. जैसे कि फोटोग्राफी होनी चाहिए, फोटोग्राफी में मिड रेंज, क्लोज रेंज, बर्ड एंगल, वाइड एंगल, ये सारे एंगल से फोटोग्राफी होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि एविडेंस जो हमें किस कहाँ से मिला, ताकि बाद में रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प हो सके। स्केचिंग एंड मैपिंग ऑफ क्राइम सीन बहुत रिक्वायरमेंट है। देन रिटन नोट्स इम्पॉर्टेंट है। वीडियो डॉक्यूमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है, और वो ये नहीं कि बैकग्राउंड में बहुत बातचीत वगैरह कर रहे हैं, और कोई कट वगैरह नहीं चाहिए उसमें। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज जो अगर ये चेन ऑफ कस्टडी हम फॉलो नहीं करेंगे, देन क्या होगा, इससे जो आपका एविडेंस है वो एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट में। अब है चेन ऑफ कस्टडी। Chain of custody is the continuous documented record of who collected, handled, transferred, stored, and analyzed a piece of evidence from its discovery at the time of crime scene to its presentation in court. Simple meaning बताती हूँ। एविडेंस जहाँ से कलेक्ट हुआ है, वहां से कलेक्ट होके किस किस के पास गया है, कहाँ कहाँ स्टोर हुआ है, किस कंडीशन में स्टोर हुआ है, किसने एनालाइज किया है, किस एनालिसिस के थ्रू ये गया है, दैट मीन्स टेस्ट, कौन से डिटेक्शन मेथड्स यूज हुए हैं, कब यूज हुए हैं, उसके बाद रिपोर्ट किसने जनरेट की है, रिपोर्ट क्या मिली है, रिपोर्ट के रिजल्ट्स क्या हैं, एंड देन कोर्ट में इसको कौन प्रेजेंट कर रहा है, कब तक कोर्ट से पहले किसके हाथ में था, एवरीथिंग जो रिकॉर्डेड रहता है।
इवेंट के बीच में किसने आके उस एविडेंस को टच किया है, उसके बारे में पता लगाया है या उसको विजिट किया है, एवरीथिंग इट्स कॉल्ड चेन ऑफ कस्टडी। अगर अगर वो लॉग्ड रहता है तो, अगर वो लॉग बुक में नहीं है एंड कहीं बाद में पता चलता है कि समवन एल्स आल्सो visited but it's not in the logbook, then the evidence might be inadmissible in the court. Any gap in the chain of custody can be used by the defense to challenge the integrity of the evidence. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक केस स्टडी था महाराष्ट्र का, जिसमें एक हेयर एविडेंस मिला था। ठीक है, एक हेयर एविडेंस मिला था। हाउएवर जो हेयर एविडेंस था वो लॉग चेन ऑफ कस्टडी में नॉट मेंशन नहीं है कि ये एविडेंस पहले हमें डिस्कवर नहीं हुआ था, ये एविडेंस बाद में डिस्कवर हुआ है। कई केसेस में इट इज टेकन, ठीक है, इट इज एडमिसिबल, पर अगर आपने सही प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। अगर आप ही डिफेंडेंट हैं एंड आपने ही कहीं से हेयर एविडेंस वगैरह निकाल लिया एंड आपने पूरा कोर्ट के दिन तक वेट किया जाके बोला कि सी आई हैव अ हेयर एविडेंस, आप चेक कर सकते हो, दैट वो नॉट वर्क। उसको काफी चीजों के थ्रू जाना पड़ता है। आपको आपके लॉयर से बात करनी है, वो लॉयर जो है वो पुलिस से बात करेगा, वो लैब से बात करेगा, वो मेक श्योर करेगा कि प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं ताकि टैंपरिंग ना हो, एंड देन जाके जब वो रिपोर्ट आएगी तब वो एडमिसिबल होगा, नॉट लाइक द बॉलीवुड मूवीज। ठीक है, एविडेंस मस्ट बी सील्ड, लेबल्ड एंड साइंड एट ईच ट्रांसफर पॉइंट। जो मैंने बताया, एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी जाता है तो भी साइन होता है कि आप किसने उसको उस एविडेंस को लिया है। टैम्परिंग विद एविडेंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर आईपीसी। ओके, अब एक की एलिमेंट्स ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। पहली बात, क्या क्या चेन ऑफ कस्टडी में लिखा होना चाहिए? नेम एंड डेजिग्नेशन होना चाहिए, ठीक है, जिसने कलेक्ट किया है एविडेंस, डेट टाइम एंड लोकेशन ऑफ कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एविडेंस आइटम। अब ये नहीं लिख सकते आप ब्लड है, नो, इट्स अ रेड कलर मटेरियल। जब तक ये ब्लड प्रूफ नहीं हो जाता तब तक आप उसे रेड कलर लिक्विड लिखोगे। Condition of evidence at the collection, names of all the persons who subsequently handled it, स्टोरेज कंडीशंस क्या थे, एंड लेबोरेटरी, किस लेबोरेटरी ने रिसीव किया है और उसने ऑफिसर की डिटेल्स। अब एक क्लास वर्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जरा हम इसे पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन देखा जाए तो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फीचर्स करता है कॉमन टू अ ग्रुप या टाइप। ठीक है, इंडिविजुअल्स होता है कि एकदम एक सिंगल ऑब्जेक्ट या पर्सन से डिस्क्राइब करता है। जैसे कि आपने एक शू है आदिदास का, ठीक है, वो शू जो है क्लास कैरेक्टरिस्टिक है कि आपने अगर बोला मेरे एक शू गुम हो गया और वो आदिदास का है तो वो क्लास कैरेक्टरिस्टिक है। पर अगर आप बोल रहे हो कि जो नंबर है वो 9 है और उसमें एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रेड पैटर्न है, तब जाके वो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होगा। या आप उसमें बता रहे हो कि मैंने उसको कलर कर रखा है एंड वो साइज थोड़ा सा फट गया है, द वेयर एंड टेयर, दैट इज इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। सिग्निफिकेंस, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पॉसिबिलिटी नैरो डाउन कर देती है। जैसे आपका जूता गुम गया है तो पुलिस ने बोला कि जूता तो बहुत सारे होते हैं, अब जूता कौन सा, तो आपने बोला आदिदास और नंबर 9, तो उनको पता चला चलो ठीक है आदिदास का नंबर 9 ही जूता ढूंढना है, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो गई। लेकिन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक उसमें एक छोटा सा टीयर मार्क है, ओके, अब हम सिर्फ वही वाले ढूंढेंगे जो उसमें टीयर मार्क है, और अगर हमें टीयर मार्क वाला मिल गया तो वो तो एक पॉजिटिव आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो गई। एग्जाम्पल अभी देखते हैं। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया, शू ब्रांड साइज 9 वाला, ठीक है, एंड दूसरा है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ये तो बहुत सारी पॉपुलेशन के पास है, पर अब जो डीएनए प्रोफाइल करेंगे तो वो तो एक ही का आएगा ना, जैसा जो सस्पेक्ट चाहिए था। अब बुलेट कैलिबर देख लो और राइफलिंग मार्क्स देख लो, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है। ये सारे एग्जाम्पल आपके काम आ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। अब जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की जो हायरार्की होती है ये सब भी लाइव लेक्चर्स में अच्छे से कवर्ड है एक प्रॉपर फ्लो चार्ट के तौर पे, सो आप वो जरूर अटेंड करो एंड वो चेक करो, ठीक है, देखो आप उसे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, एंड उसके बाद स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, फिर रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज एंड मोबाइल फोरेंसिक लैब्स। ठीक है, अब डीएफएसएस क्या है, डीएफएसएस के रोल्स भी क्या है। So the DFSS under the Ministry of Home Affairs, Government of India, is the apex body, मतलब central body for forensic science in India. पहली बात तो इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं देख लो। कोऑर्डिनेट करता है एंड सुपरवाइज करता है सारे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज को। फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज कि फोरेंसिक साइंस वाले क्या पॉलिसीज यूज करेंगे।
स्पॉन्सर एंड कंडक्ट करता है सम रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी फॉरेंसिक साइंस में चल रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड पुलिस ऑफिसर्स, इस्टेब्लिश करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क, अब फिर पब्लिश करता है फॉरेंसिक साइंस डाइजेस्ट, ठीक है, पब्लिश करता है फॉरेंसिक साइंस डाइजेस्ट, एक उनका ऑफिशियल जर्नल है वो, एंड देन टेक्निकल असिस्टेंस देता है सीबीआई को एंड अदर सेंट्रल एजेंसी. अब है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज. There are the 4 CFSLs in India, all under the DFSS. पहला है CFSL न्यू दिल्ली, ठीक है, CFSL न्यू दिल्ली. उसमें क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड फिंगरप्रिंट. सीबीआई, दिल्ली पुलिस एंड नेशनल एजेंसीज को फोस्टर करता है. CFSL Hyderabad, explosives, narcotics, ballistics, DNA, serology and toxicology मेन है, एंड वो भी सदर्न स्टेट सीबीआई एंड एनआईए नेशनल एजेंसीज को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फोस्टर करता है. CFSL कोलकाता, टॉक्सिकोलॉजी एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, फुटवेयर इंप्रेशन, सेरोलॉजी, और ये ईस्टर्न स्टेट्स में ध्यान देता है. ओल्डेस्ट CFSL भी है. एंड जो CFSL चंडीगढ़ है उसमें फिंगरप्रिंट्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डॉक्यूमेंट और फिजिक्स, ये नॉर्दर्न स्टेट्स में थोड़ा सा ध्यान देता है अलॉन्ग विद सीबीआई केसेस. अब स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी. Every state in India has its own FSL functioning under respective state home department या state police headquarters. जो SFSL है वो डायरेक्ट हेड करता कौन, डायरेक्टर ऑफ फोरेंसिक, DFS, ठीक है. फंक्शन ऑफ SFSL: receive physical evidence sent by local police investigating officers from across the state, conduct scientific analysis and submit reports to courts. Their reports are admissible in district courts, session courts and high courts. Maintain case files, evidence registers and court attendance records. Provide on-call support to the police for crime scene work and train local police in evidence collection and preservation. See, ये सारे तो ठीक है, आप लोग फंक्शंस तो लिख लोगे, लेकिन ये जो लास्ट वाला है कि आपको लोकल पुलिस को बताना पड़ता है कि देखो ऐसे कलेक्शन और एविडेंस प्रिजर्वेशन करना, बिकॉज हमें फिर उसके बाद एनालाइज भी करना है ना. मुझे कहा था ना कि अगर आप एनालिसिस अच्छे से नहीं करोगे, अगर आप कलेक्शन अच्छे से नहीं करोगे, देन एनालिसिस अच्छे से नहीं हो पाएगी. ये वही वाला है, क्योंकि कई बार जो है पुलिस ही देखती है एविडेंस कलेक्शन का. some major state FSL जैसे कि महाराष्ट्र FSL है, तमिलनाडु FSL है, कर्नाटका FSL है एंड गुजरात FSL है, राजस्थान FSL है एंड यूपी FSL, ठीक है. राजस्थान FSL में मैं थी, तो यस इट्स इम्पोर्टेंट पहली बात तो. और मेजर स्टेट FSLs हैं, काफी ज्यादा केसेस वहाँ पे आते हैं, एंड उनकी जो कुछ केस डिविजन्स है वो है बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी, chemistry, toxicology, physics and ballistic, question documents, fingerprints, digital forensics and explosives. Digital forensics की अभी बहुत ही ज़्यादा need है, बहुत ही ज़्यादा. So that is also there. And हमेशा chemistry and toxicology are separate, and even narcotics भी कई बार separate रहती है. क्वालिटी स्टैंडर्ड जो FSL में फॉलो होता है, अब एक है ISO IEC 17025. ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन. ये प्लीज याद रखना, लेबोरेटरीज में टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन पे ये 70 ISO IEC 17025 यूज होता है, मतलब एक्रेडिशन रहती है. फिर NABL है, नेशनल एक्रेडिशन फॉर बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन. ये एक इंडियन एक्रेडिशन बॉडी है FSL के लिए, NABL भी रहता है. देन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल भी चेक रहती है ना, ये प्रोटोकॉल्स भी फॉलोड होती है. एंड देन प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग का मतलब होता है कि जो लैब्स है वो पीरियडिकली टेस्ट किया जाता था कि एक्यूरेसी इंश्योर हो. मतलब पीरियडिक प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग का मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे मैं एक एक्रेडिटेशन बॉडी हूँ, मेरे पास एक ब्लड सैंपल है जिसका मुझे पता है कि ये DNA रिजल्ट आने वाला है. आई सेंड दिस टू लॉट ऑफ लैब्स जो अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं या फिर बहुत टाइम से ओपन हुए हैं, एंड मुझे चेक करना है कि हाउ दे आर वर्किंग. तो मेरे पास उस ब्लड का रिजल्ट है, बट मैंने वही सैंपल सबको भेजा, सेम सैंपल सबको भेजा, सारे लैब्स में भेजा, एंड जहां से भी मुझे दिखा कि गुड रिजल्ट जो मेरे रिजल्ट से मैच कर रहा है, दैट मीन्स वो लोग वो एक्यूरेसी फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो वाले लैब जो है वो एक्यूरेसी फॉलो कर रहे हैं.
पर अगर किसी लैब से मेरे पास रिजल्ट आया जो कम्प्लीटली डिफरेंट है या टैम्पर्ड है या फिर ऐसा है कि डिग्रेडेड है या वो कह रहे हैं कि आपका सैंपल ही खराब था जब आया था वगैरह वगैरह, इसका मतलब ये है कि या तो वहाँ पे एक्यूरेसी फॉलो नहीं हो रही है या फिर वहाँ पे गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस फॉलो नहीं हो रही है जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो इस बेसिस पे हम उनको एक्रेडिटेशन दे सकते हैं। ठीक है। एथिक्स एंड फॉरेंसिक साइंस। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मतलब फॉरेंसिक साइंस में आप बायसनेस यूज नहीं कर सकते हैं। आपको मान लो आपके सिबलिंग में या किसी बहुत क्लोज रिलेटिव ने मर्डर किया है, यू कैन नॉट जस्ट सेव दैम। ओके, आपको आपको आपके एथिक्स इम्पोर्टेंट है, आपको रखना पड़ेगा कि आपका एक क्या बोलते हैं मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स योर स्टेट, टुवर्ड्स योर कंट्री। So towards the person who is dead or towards the person whose family is suffering, ठीक है, अब सिर्फ अपना नहीं देख सकते, बायसनेस यहाँ पे नहीं चलेगी। एंड अगर आप एक फोरेंसिक साइंस के अथॉरिटी हो देन तो आप बिल्कुल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अब पहला है कोर एथिकल प्रिंसिपल्स में देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी। द फोरेंसिक साइंटिस्ट मस्ट फंक्शन एज a neutral objective scientist, not as an advocate for the prosecution or the defense। भले ही आपका क्लोज मेंबर डिफेंस में हो या प्रोसिक्यूशन में हो, आप नहीं हेल्प कर सकते। आप अपने पर्सनल बायसनेस नहीं ला सकते। आप न्यूट्रल बन के हेल्प कर सकते हो। आप न्यूट्रल बन के आप एविडेंस एनालाइज करो, आप न्यूट्रल बन के जिस तरह से अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हो आप दो। फाइंडिंग्स मस्ट फॉलो द एविडेंस नॉट अ प्री डिटरमिन्ड कंक्लूजन। माना कि आपको लगता है कि आपका जो क्लोज फ्रेंड है दैट इज इनोसेंट एंड उस पे चार्जेस लगे हैं एंड यू वांट टू प्रूव दैट ही इज इनोसेंट, यू कैन नॉट जस्ट से ही इज इनोसेंट। आपको एविडेंस उसी तरह से एनालाइज करना है जिस तरह से आप किसी का भी एविडेंस एनालाइज करोगे। वो अगर इनोसेंट प्रूव कर रहा है आपके फ्रेंड को दैट दैट इज करेक्ट। अगर आप यही सोच के करो कि नहीं वो इनोसेंट है, वो ही इनोसेंट है और मैं उसी तरह से करूंगा, देन बहुत बड़े चांसेस है कि आप इनडायरेक्टली एविडेंस ट्रांसफर टैंपर कर सकते हो। मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वेस्टिगेटर एक्सपेक्टेशंस, मीडिया प्रेशर और पब्लिक ओपिनियन। किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, आपका काम है आप अपना करो। Must report results that are exculpatory, that is favor the accused as fully as those are inculpatory। इसका सीधा मतलब यही है कि अगर अक्यूज के फेवर में है या नहीं है, आपको जो दिख रहा है आपको वही प्रेजेंट करना है। Accuracy and truthfulness. Reports must accurately and completely reflect the analytical results. Reports must accurately and completely reflect the analytical results. Every finding, positive or negative, must be disclosed. Overstating certainty. ठीक है, मतलब इसमें यह है कि आपको ना कुछ ज्यादा बताना है ना कुछ कम बताना है। जितनी एक्यूरेसी एंड ट्रुथफुलनेस आपको मिली है आपको सिर्फ उतना ही बताना है। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मतलब होता है कि आपको आपके पास केस इंफॉर्मेशन हो, एविडेंस डिटेल्स हो, चाहे वो प्रोसिक्यूशन मांगे, चाहे वो मीडिया मांगे, चाहे वो आपका अक्यूज मांगे, आप उसको नहीं बता सकते हो। अगर वो कोर्ट पे ही डिस्कस होगा तो वो कोर्ट पे ही डिस्कस होगा। आप उनके कोई लॉयर नहीं हो, आप आपका आपको ब्राइब करके भी आप नहीं बता सकते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी है मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी है। Conflict of interest. A forensic scientist must not analyze evidence in cases where they have personal, financial, professional, familiar interest। ठीक है। एक फोरेंसिक साइंटिस्ट को पहली बात तो वो केसेस लेने ही नहीं चाहिए जिसमें फैमिली इन्वॉल्व हो या उनका पर्सनल कुछ कोई भी ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व हो। ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, इनमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इससे आपका एथिकल वायलेशन ही देखा जाएगा। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो और अगर आप उस पर्सन से सिर्फ मिल भी रहे हो तो भी आपको आपके ऊपर बहुत अनएथिकल चार्जेस। चेन ऑफ कस्टडी इंटीग्रिटी, इसमें यही है कि एक आप अगर फॉरेंसिक साइंटिस्ट हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनती है कि आप अपने एंड से चेन ऑफ कस्टडी को कंटिन्यू करो और उसको मेंटेन रखो। ठीक है। एंड अगर फैब्रिकेशन या एविडेंस प्लांटिंग हो रही है तो वो आईपीसी सेक्शन 192, 193 एंड 201 में आती है। और अभी हमें देखना है कि बीएनएस में किस सेक्शन में आती है। देन कॉम्पिटेंस, तो बीएनएस में आता है सेक्शन 228, 229 एंड 230 एंड 231। अब है कॉम्पिटेंस। A forensic expert must only analyze evidence and testify on matters with their specific area of expertise and training। Competence का मतलब है आप जितने चीज के लिए सक्षम हैं, आप जितने चीज के लिए एक्सपर्ट है, आप वही अपनी ट्रेनिंग एंड नॉलेज
प्रोवाइड करें कोर्ट को, इससे ज़्यादा आप कुछ प्रोवाइड ना करें। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है या आपको बस लगता है कि नहीं मुझे बस अपना आइडिया देना, ओपिनियन देना, सो प्लीज डू नॉट डू दैट। पीयर रिव्यू एंड वेरिफिकेशन, पीयर रिव्यू एंड वेरिफिकेशन में आता है कि जो भी आपके रिजल्ट्स आते हैं आप अपने पास तक ही मत रखो। आई मीन अंडरस्टैंडेबल है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, लेकिन उसमें एक एग्जामिनर एक और होगा, ठीक है, ताकि कंफर्म हो कि आपने जो रीडिंग्स वगैरह निकाली है वो सही है। इससे क्या होता है, मेथड्स वगैरह आप जो भी अपने पीयर के साथ शेयर करते हो, दे कैन ऑल्सो वेरीफाई कि ये कैलिब्रेटेड थे, ये नहीं थे, ये लीगली एथिकल है कि नहीं है। देन ड्यूटी टू द कोर्ट एज एक्सपर्ट विटनेस। पैरामाउंट प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन पे आता है, व्हाट इज द पैरामाउंट प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट विटनेस हैं तो आपकी यही ड्यूटी है कि आप कोर्ट को ही अपना मतलब आपकी प्राइमरी ड्यूटी आपके पास आपके सिर्फ कोर्ट तक ही है, ठीक है। आपको किसी और पार्टी को सेव नहीं करना है, या आपको किसी को जैसे जेल पे नहीं पहुंचाना है। आपको आप कोर्ट ने बुलाया, आप सिर्फ कोर्ट को असिस्ट करेंगे कि मैंने जो साइंटिफिक एविडेंस आपको प्रोवाइड किया है, रिजल्ट्स प्रोवाइड किया, उसका मतलब क्या होता है, दैट्स ऑल। हाउ यू डिड इट बस आप वही बताओगे। आप अपने तरफ से कुछ नहीं दोगे कि मुझे लगता है कि हाँ ये गिल्टी है, नहीं, आप कुछ नहीं बोलोगे। मस्ट आंसर द क्वेश्चंस ऑनेस्टली, ठीक है। एक्सपर्ट विटनेस जो है हमेशा आंसर ऑनेस्टली करना चाहिए, जितना पूछा जाएगा सिर्फ उतना ही करना चाहिए। अगर प्रेशर आ रहा है काउंसिल या पुलिस की तरफ से तो भी अपनी पार्टी नहीं, अपनी बातें नहीं बदलनी चाहिए। यू कैन नॉट डिनाई, अगर आपको समन किया गया है तो आपको जाना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट डिनाई गोइंग टू द जज और ज्यूरी। कॉमन एथिकल वायलेशंस इन फॉरेंसिक साइंस। अब जैसे कि एक होता है ड्राई लैबिंग, रिपोर्टिंग एनालिसिस रिजल्ट्स विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग द टेस्ट, ठीक है। अब ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा वायलेशंस हैं। आपने कुछ चेक नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, इंस्टेड आपने बस कोर्ट में सबमिट कर दिया क्योंकि आपके एक्सपीरियंस है, आपने एविडेंस देखा, आपने बोला ये तो मुझे पता ही है, ब्लडी है, इसको इतना चेक करने की जरूरत नहीं। दैट इज नॉट फेयर, दैट इज ड्राई लैबिंग। एविडेंस फैब्रिकेशन, मतलब आपने कोई भी टैंपरिंग वगैरह किया है एविडेंस का, ठीक है, जैसे ब्लड फाइबर से कुछ कुछ ऐड कर दिया ताकि सब रिजल्ट अलग अलग आए या डिग्रेड हो जाए, दैट इज एविडेंस फैब्रिकेशन। फिर एविडेंस टैंपरिंग मतलब ऑल्टर या डिस्ट्रॉय करना एविडेंस को। सब सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, मतलब कि आपको बहुत सारी चीजें मिली है, ठीक है, एक्सकल्पेटरी एविडेंस, मतलब कि ऐसी बहुत सारी चीजें मिली जो अक्यूज के फेवर में, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ उतना ही बता रहे हो जो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करे। एंड ओवर स्टेटमेंट, मतलब आपको आपको आपने अपना ओवर स्टेटमेंट दे दिया कि भाई मुझे तो पता है ये एविडेंस ऐसा है, ये एविडेंस उसके खिलाफ है वगैरह। वो आपको नहीं करना, आपको सिर्फ बताना है कि एविडेंस क्या है, एविडेंस मैंने कैसे एनालाइज किया है। कंफर्मेशन बायस, कोई भी अपना बायस न दिखाना इज बेसिकली कंफर्मेशन बायस, चाहे वो एग्जिस्ट कर रही हो पहले से ज्यादा ना कर रही हो। इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन, ये चेन ऑफ कस्टडी वाला बहुत ज्यादा मैटर होता है कि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। improper testimony, testifying beyond the scope of one's expertise, आपको नहीं मालूम है बैलिस्टिक्स का, मत बोलो। आप तो टॉक्सिकोलॉजी के एक्सपर्ट हो, आप बैलिस्टिक्स को बोलो ही मत, अपना ओपिनियन मत दो, दैट्स ऑल। लीगल फ्रेमवर्क फॉर फोरेंसिक एथिक्स इन इंडिया, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 45। अब बीएसए, बीएनएस एंड बीएनएसएस पे ज्यादा ध्यान दो, ओके। सो इंडियन एविडेंस एक्ट में तो सेक्शन 45 है एक्सपर्ट विटनेस पर, बीएसए में सेक्शन 39 है। एंड देन सीआरपीसी में भी आप एक बार रीड करो। अब ये वाले जो भी रीड करते हो आप एक बार सेम बीएसए, बीएनएस एंड बीएनएसएस पे भी रीड करना। ये कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, प्लीज आप इसे रीड करिए और इसे सॉल्व कीजिए। एंड आप देखिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। एक बार हम यहीं पे रीड कर लेते हैं। Who is recognized as the father of modern toxicology due to publishing the first work in the detection of poison, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी की बात हुई है तो ये आ जाएगा आपके पास मैथ्यू ऑर्फेला, ठीक है। Then the world's first working fingerprint bureau was officially established in 1897. World's first fingerprint bureau की बात हो रही है, ठीक है। World's first fingerprint bureau is officially established in 1897 at which of the following, इसका आपका आंसर पता है, कैलकटा। थर्ड है द फंडामेंटल फोरेंसिक एक्सियोम स्टेटिंग दैट एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय, तो आप थोड़ा सा टाइम ले लो फिर इसको सॉल्व करना कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस क्या होता है। ये था एक्सचेंज प्रिंसिपल, है ना, तो ये कौन सा है,
Locard exchange, principle of exchange. Administrative control of central fourth वाले में देख लो, administrative control of the Central Forensic Science Laboratory CFSL located in New Delhi falls under which organization? जो CFSL है दिल्ली में, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है? क्या वो CBI के अंडर आता है, या वो DFSS के अंडर आता है, या NIA के अंडर आता है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, DFSS. फिफ्थ एंड लास्ट है, if a forensic ballistics expert compare the crime scene बुलेट कार्ट्रिडेज, ठीक है, एक क्राइम सीन के बुलेट कार्ट्रिडेज को, ये ना आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में बहुत आता है, ठीक है, तो ओनली अगेंस्ट टेस्ट फायर्ड केसिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, सस्पेक्टेड, ठीक, अगर आप एक कंपैरिजन कर रहे हो किसी चीज का, तो वो कौन से लॉ के अंडर आता है, कौन से प्रिंसिपल में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप पॉज भी करके आंसर कर सकते हो, ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी आंसर बताया बिकॉज ऑलरेडी काफी लंबा सेगमेंट हो गया है, आप लोग भी थक गए होंगे, मैं भी थक गई हूँ, बट ये आप लोग एक बार ये क्वेश्चन जरूर रीड कीजिएगा, एंड इसका आंसर है लॉ ऑफ कंपैरिजन. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. एंड आपके पास कोई भी क्वेरीज है, या सॉरी, आपके पास कोई भी क्वेरीज है या क्वेश्चंस है, तो प्लीज आप admissions@forensic wala.in पे आराम से ईमेल कर सकते हैं. एंड अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिसिंग था, या फिर आपको कोई टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस चाहिए, या फिर आपको कोई टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए या लेक्चर चाहिए, तो प्लीज इसी ईमेल पे आप एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा और ईमेल कर दीजिएगा. ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.